हमसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद कितने महीनों बाद या फिर कितने साल बाद आपको रेफरल आया। तो हम कहते हैं कि हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हमें लगभग 10 महीने के बाद ही हमारा रेफरल में आ गया। इनफैक्ट हमें हमारी जो बेटी है वो हमें मिल गई। तो लोग काफी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, इतनी जल्दी तो आता नहीं है। हमने तो सुना है कि 2-2.5 साल भी लग जाते हैं। तो कोई जादू नहीं किया है या फिर कोई हमने जुगाड़ नहीं लगाया है इसमें। सिंपल सा चीज था कि हमें इमीडिएट प्लेसमेंट के बारे में पता चला और हमने इमीडिएट प्लेसमेंट कैटेगरी को जो है यूटिलाइज किया, उसको ऑप्टिमाइज किया। उसमें हमें हमारा जो दिल का टुकड़ा था वो हमें मिल गया, हम ये कह सकते हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। और आज हम बात करेंगे इमीडिएट प्लेसमेंट की। काफी लोगों ने इस बारे में सवाल उठाया है कि आखिर ये इमीडिएट प्लेसमेंट होता क्या है, यहाँ पे हमें कैसे बच्चे मिल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है काफी लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया है, कुछ लोगों ने मेल के थ्रू भी हमसे पूछा है। तो मैंने इसलिए सोचा कि ये वीडियो मैं आप तक लेके आऊं। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया है जो कि इंग्लिश में है, लेकिन कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप हिंदी में भी यही वीडियो लेके आइए। तो आज मैं आप लोगों को इमीडिएट प्लेसमेंट के बारे में सारी बातें बताऊंगी जितना मुझे पता है। अगर इसके अलावा भी आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जहां तक मेरी समझ है मैं जरूर उसके आंसर्स दूंगी, और जो मुझे नहीं पता होगा मैं डेफिनेटली आपको डायरेक्ट कर दूंगी कि कहाँ से आपको उसके सही जवाब मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। इससे पहले कि हम इमीडिएट प्लेसमेंट के बारे में बातें करें, मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस सैटरडे को मैं और ऋषु आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इसमें हम आपके उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो कॉमनली लोगों के मन में होते हैं एडॉप्शन से रिलेटेड। तो इसके अलावा हमने कुछ 10 से 12 सवाल लिस्ट किए हैं जो बहुत ही कॉमनली हमसे पूछे गए हैं, कमेंट्स के थ्रू, मेल्स के थ्रू या फिर हमें फोन के थ्रू। तो उन सब के हम जवाब देंगे और ये प्रीमियर रहेगा, मतलब कि आप इसमें लाइव चैट कर सकते हैं। आप इमीडिएटली हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हम इमीडिएटली आपको जवाब भी दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इमीडिएट प्लेसमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इमीडिएट प्लेसमेंट क्यों आया, मतलब ये कैटेगरी निकालने का क्या मकसद था कारा का। यूजुअली ऐसा होता है कि हर एक पेरेंट के कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, कुछ माइंडसेट होता है, कुछ वैल्यूज होते हैं। हर किसी के अपने हिसाब से सोचने का तरीका होता है, उस हिसाब से वो जो है बच्चे को जो है गोद लेते हैं। तो क्योंकि हर एक पेरेंट के अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं और अलग माइंडसेट होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब रेफरल्स दिए जाते हैं पेरेंट्स को, तो वो रेफरल जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं जो 3 बार या 3 से ज्यादा बार जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, उन बच्चों को इमीडिएट प्लेसमेंट कैटेगरी में डाला गया है। तो ये जो बच्चे हैं ये 2 साल से कम के भी हो सकते हैं और 2 साल से ज्यादा के भी हो सकते हैं। तो ये हो गई सबसे पहली कैटेगरी, मतलब सबसे पहला कैटेगरी उन बच्चों का है जो 3 से ज्यादा बार रिजेक्ट हो जाते हैं रेफरल जाने के बाद। दूसरी कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बच्चे होते हैं। बड़े बच्चे मतलब जो 8 साल के ऊपर के बच्चे हो जाते हैं, जिनका प्लेसमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो हिंदुस्तान में जो है लोगों की जो माइंडसेट है वो ये है कि हमें नवजात शिशु ही चाहिए, हमें जितना छोटा बच्चा हो सकता है उतना छोटा बच्चा चाहिए, ये माइंडसेट है। तो बड़े बच्चों को गोद लेने वाले जो कपल्स हैं वो बहुत ही कम है। और जो लोग शायद बड़े बच्चों को गोद लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक वेट लिस्ट जो है वो आ जाता है। हो सकता है कि उनका वेट लिस्ट जो है बहुत ही ज्यादा पीछे है और उनको और वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसे कोई कपल हैं जो बड़े बच्चों को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इमीडिएट प्लेसमेंट में बहुत सारे ऐसे बड़े बच्चों का आपको प्रोफाइल्स मिल जाएगा। तीसरा कैटेगरी उन बच्चों का है जो
टेक्निकली आप उनको डिसेबल्ड तो नहीं कह सकते या स्पेशली एबल्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ माइनर डिफेक्ट्स होंगे उनके बॉडी में। हो सकता है कि आईज में कुछ प्रॉब्लम हो, ईयर्स में प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कि लिम्स में कुछ प्रॉब्लम हो। कुछ भी ऐसे कुछ माइनर डिफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि प्रॉपर नर्चरिंग एनवायरमेंट में, मतलब जहां देख रेख हो सके ऐसे एक वातावरण में जो है वो ठीक भी हो सकते हैं। तो ये हो गए 3 कैटेगरी के बच्चे जो आपको इमीडिएट प्लेसमेंट लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आपका अब अगला सवाल ये होगा कि ये इमीडिएट प्लेसमेंट जो है लिस्ट मुझे कहाँ मिलेगा, मैं कहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो आप जब भी लॉगिन करेंगे अपने आईडी से, जो पैप का लॉगिन आईडी है, वहां से आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में एक पूरा मेनू बार दिखता है जहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे कि आपका जो वेट लिस्ट कितना है, कौन कौन से स्टेट्स में क्या क्या वेट लिस्ट चल रहा है, या फिर कौन से स्टेट में कितने बच्चे अवेलेबल है। तो जो भी आपका लेफ्ट साइड में जो मेनू बार है वहां पे आपको इमीडिएट प्लेसमेंट का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो उस इमीडिएट प्लेसमेंट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे बच्चों के जो है प्रोफाइल्स नजर आएंगे। उन प्रोफाइल्स में आपको क्या क्या मिलेगा, उन प्रोफाइल्स में आपको बच्चे की फोटो मिलेगी सबसे पहले तो, फिर उस बच्चे का एज उसमें मेंशन होगा, फिर उस बच्चे का जो है MER होगा, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होगा उसमें। और इसके अलावा जो है एक और रिपोर्ट होगा जिसको CSR बोला जाता है, मतलब चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट। क्योंकि जब बच्चा सरेंडर होके आता है एजेंसी में, या फिर जो है बच्चा पाया जाता है, तब जो है सोशल वर्कर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि बच्चा कहाँ पे मिला, किस हालत में मिला। इस रिपोर्ट में होता है कि बच्चा कहाँ पे पाया गया, या फिर किसने सरेंडर किया, उसकी उस समय क्या उम्र थी, उसकी हेल्थ कंडीशंस क्या थी। तो ये सारी जो डिटेल्स है ये सब कुछ जो है वो CSR रिपोर्ट में आपको मिलेगा। MER होता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट। ये जो है एक रिसेंट रिपोर्ट होता है, जो रिसेंट मतलब 3 महीने पुराना इज कंसिडर्ड एज रिसेंट, ठीक है। तो रिसेंट ये रिपोर्ट होता है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जहाँ पे बच्चे का नाम होगा, उसकी एज होगी, उसके ब्लड ग्रुप कौन सी है, उसकी क्या बीमारियां हुई, अगर वो बीमार हुआ है तो फिर वो हॉस्पिटल में उसको लेके गए हैं, तो फिर एडमिट हुआ है नहीं हुआ है, क्या मेडिसिन चले, तो उसकी सारी जो मेडिकल हिस्ट्री है उस बच्चे की वो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपको मिलेगी। तो आपको इमीडिएट प्लेसमेंट में जब भी आपको कोई प्रोफाइल आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। सबसे पहला तो फोटो, MER और CSR, ये 3 चीजें आपको उसमें मिलेंगी। तो इसके बाद जो है लोगों के मन में जो सवाल आता है वो ये होता है कि अच्छा, अगर हमने इमीडिएट प्लेसमेंट लिस्ट में से किसी बच्चे को चूज किया, वहां से हमने रिजर्व किया, तो जो मेरा जो नॉर्मल जो मेरा वेटिंग लिस्ट है, जो मेरी सीनियोरिटी है, उसका क्या होगा। तो एक अच्छी बात इसमें ये भी है कि अगर आप इमीडिएट प्लेसमेंट के थ्रू रिजर्व करते हैं लेकिन आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, तब भी जो है आपकी जो सीनियोरिटी है वो वैसी की वैसे ही रहेगी, उसमें कोई भी मतलब बदलाव नहीं आएगा। तो इस वजह से जो है आप अगर चांस लेना चाहते हैं तो आप जरूर चांस ले सकते हैं। इमीडिएट प्लेसमेंट लिस्ट के थ्रू आप बच्चों को देख सकते हैं। ये जो लिस्ट है 2017 की बात कर रही हूँ, तो उस समय ये हफ्ते में मतलब 2 बार अपडेट हुआ करता था। मतलब अभी कैसा है ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन अभी भी फ्रीक्वेंटली अपडेट जरूर होता होगा ये। तो अपडेट जब होता है तब आपको देखना पड़ेगा, कि आपको पता करना पड़ेगा कि ये किस दिन अपडेट होता है, तो उस दिन आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप इसमें रिजर्व करते हैं तो आपके मन में एक और सवाल होगा कि अगर मैंने यहाँ पे रिजर्व किया तो मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है देने होंगे। आपको एग्जैक्टली वही सारे डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो आपने नॉर्मल जो है, अगर आपको रेफरल आता तो आप जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। सबसे पहला तो आपको होम स्टडी रिपोर्ट आपका प्रोड्यूस करना होगा। जो भी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट, आपका एज प्रूफ, आपका ऑक्यूपेशन प्रूफ, जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स वाला जो मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके साथ जो है रखने होंगे। तो इसके अलावा भी अगर हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि
रेफरल लेटर हो गया या फिर कोई कुछ भी हो सकता है, तो एजेंसी की स्पेसिफिक हो सकता है। तो इसीलिए बेटर होगा कि आप एक बार जो है जिस भी एजेंसी का जो बच्चा है वो उसको अगर आप रिजर्व करते हैं तो एक बार एजेंसी में कॉल करके जरूर पता कर लीजिए कि आपको कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। इमीडिएट प्लेसमेंट कोई भी पैप जो है ऑप्ट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन के समय 2 साल से कम उम्र का बच्चा जो है ऑप्शन में दिया है, लेकिन अगर आपको इमीडिएट प्लेसमेंट में अगर 2 साल से ऊपर का बच्चा आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा एज लिमिट नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन इसीलिए खोला गया है इमीडिएट प्लेसमेंट का ताकि ज्यादा से ज्यादा माँ बाप जो है अपने बच्चों से मिल सके। बस इसमें कंडीशन ये है कि आप कभी भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं इमीडिएट प्लेसमेंट के थ्रू। बस एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो ये है कि आपका होम स्टडी रिपोर्ट रेडी होना चाहिए। मतलब आपका होम स्टडी अगर कंप्लीटेड है तो ही आप इमीडिएट प्लेसमेंट जो है ऑप्ट कर सकते हैं। तो बाकायदा अगर देखा जाए तो अगर आपने रिकारा में रजिस्ट्रेशन किया है और आपकी होम स्टडी कंप्लीटेड है तो आप तुरंत जो है इमीडिएट प्लेसमेंट के थ्रू बच्चे जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। मेरे एक जान पहचान में ऐसा हुआ कि उन्होंने 0 to 2 years के बच्चे का जो है ऑप्शन लिया था रजिस्ट्रेशन के दौरान, लेकिन वो इस बात से काफी क्लियर थे कि अगर उनको 2 साल से ऊपर का बच्चा भी मिलेगा या फिर 2 साल के आसपास का बच्चा मिलेगा तो वो जरूर उसको अडॉप्ट करेंगे। तो उनके साथ भी यही हुआ कि वो इमीडिएट प्लेसमेंट के थ्रू उन्हें 2 साल और 2 महीने की एक बच्ची मिली जिनको जो काफी हेल्थी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था उसको, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बार बार रिजेक्ट हो गई थी रेफरल के थ्रू, और रेफरल होते होते इतनी बार उसका रिजेक्शन हुआ कि वो 0 to 2 years की कैटेगरी से जो है वो 2 to 4 years की कैटेगरी में बच्ची पहुंच गई। तो इसीलिए जो है उसको इमीडिएट प्लेसमेंट लिस्ट में उसका प्रोफाइल दिखाया गया और जो मेरे जानकार थे उन्होंने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। तो ये सब बातें थी इमीडिएट प्लेसमेंट के बारे में। तो अगर इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हैं या फिर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी आपके उन डाउट्स को क्लियर करने का। और अगर आपको कुछ पर्सनली बात करना है, कुछ पर्सनली मुझसे पूछना है तो प्लीज आप मुझे मेल करिए momstorybySahana@gmail.com पे। मैं आपके उसमें जरूर आंसर करूंगी। कोशिश करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं आंसर कर सकूं, लेकिन 1 से 2 दिन तो जरूर लग जाते हैं, तो उतना तो इंतजार बनता है। तो दैट्स इट गाइस आज के लिए, और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए देखते रहिए मॉम स्टोरी बाय सहाना और मुझे अलविदा।